नेपाल में तीसरे दिन भी जमकर हंगामा, युवाओं के कब्जे में पूरा देश। इस्तीफे के बाद देश छोड़ने की फिराक में तानाशाह ओली गुप्त स्थान पर छिपे। सामने आ गई 16 मौतों की सच्चाई, भड़के आक्रोश ने नेपाल का बुरा हाल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, नेपाल में हुई दिल दहला देने वाली घटनाओं की सच्चाई सामने आ गई है। घटना में पुलिस के क्या रोल थे, कैसे हिंसा भड़की, पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये बात भी पूरी तरीके से साफ हो गई है कि घटना में सरकार का क्या रोल था। पूरे मामले की पड़ताल हम अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में आपके साथ करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे 16 लोगों की मौत पर गुस्साए युवाओं के आगे न सिर्फ ओली सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, बल्कि 3 दिन से पूरे नेपाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और कैसे इस्तीफा देकर केपी ओली गुप्त स्थान पर छिप गए हैं। दोस्तों, जिन चंद लोगों को हम नेता बनाकर अपनी अगुवाई का जिम्मा देते हैं, वो कई बार अपनी हदों को भूल जाते हैं और खुद को जनता का सेवक न मानकर राजा और हाकिम जैसा काम करने लगते हैं। कुछ ऐसे ही कहानी बांग्लादेश के बाद नेपाल में हुई है। नेपाल में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। काठमांडू की सड़कों पर हंगामा, संसद भवन के बाहर आग और धुआं और सबसे दुखद 16 मासूम लोगों की जान चली गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जो अपनी शांति, हिमालय की खूबसूरती और बुद्ध की शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन सोमवार को अचानक ये शांत देश सुर्खियों में आ गया। क्यों? क्योंकि नेपाल की सड़कों पर हजारों लोग, खास करके युवा, सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी आजादी। आजादी अपनी आवाज उठाने की, अपनी बात कहने की और सबसे जरूरी आजादी सोशल मीडिया की। लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ एक फैसले से जिसने कि नेपाल के युवाओं के गुस्से को आग की तरीके से भड़का दिया। आपको बता दें कि 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से बैन कर दिए गए नेपाल में। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नेपाल के कानूनों के तहत रजिस्ट्रेशन और टैक्स देने में नाकाम रही हैं। लेकिन जनता को ये बात हजम नहीं हुई। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और पता चलता है कि आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ बंद हो गया है। आप अपनी बात कैसे रखेंगे? आप अपनी फोटो, अपनी स्टोरी, अपनी रील्स कैसे शेयर करेंगे? नेपाल के युवाओं ने इसे अपनी आजादी पर हमला माना। उन्हें लगा कि सरकार उनकी आवाज को चुप करना चाहती है और बस यहीं से शुरू हुआ जेन ज़ी रेवोल्यूशन। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों युवा, खास करके 1995 के बाद जन्मे जेन ज़ी, सड़कों पर उतर आए। मतई घर मंडला और न्यू बानेश्वर जैसे इलाकों में प्रदर्शन शुरू हुआ। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनके गुस्से की जड़ में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की मनमानी भी थी। संगठन जैसे कि शाहमी नेपाल्स ने इस प्रदर्शन को हवा दी। ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो शांतिपूर्ण ही था। लोग बैनर लेकर, नारे लगाकर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांति को अहिंसा में बदल दिया। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू का न्यू बानेश्वर इलाका जंग का मैदान बन गया। हजारों प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर जमा हो गए। कुछ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने संसद के गेट पर आग लगा दी और बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। ये नेपाल के इतिहास में पहली बार था जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के परिसर में घुस गए। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लेकिन जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस ने रबर की गोलियों और हवाई फायरिंग को शुरू कर दिया और फिर कुछ जगहों पर असल गोलियां भी चली। झापा जिले के दमक में एक प्रदर्शनकारी की गोली लगने से मौत हो गई। न्यू बानेश्वर में भी कई लोग घायल हुए। कुल मिलाकर इस हिंसा में 16 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन जैसे ही 16 लोगों की मौत की कहानी सामने आई, पूरा देश पहले से ज्यादा उबल पड़ा। दूसरे दिन फिर संसद का घेराव हुआ। इस बार युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सेना और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और देखते ही देखते युवाओं ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर जमकर उत्पात मचाया। हर ओर धुएं की लपटें और तोड़फोड़ का ही नजारा दिखाई दे रहा था। हालांकि जैसे ही हालात बिगड़े, काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। कुछ जगहों पर तो शूट एट साइट के आदेश भी दे दिए गए, यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग सवाल उठा रहे थे कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो पुलिस को गोलियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार जानबूझकर जनता की आवाज दबाना चाहती थी?
कई मानवाधिकार संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। युवाओं का कहना था कि सरकार ने सोशल मीडिया बैन करके उनकी आवाज छीन ली और अब वो सड़कों पर उतरे तो उनकी जान छीन ली। ये सिर्फ सोशल मीडिया का मसला नहीं था, ये था अपनी बात कहने के हक का मसला। आपको बता दें कि जब कल घटना हुई तो आनन फानन में प्रधानमंत्री केपी ओली ने बैठक के तुरंत बाद अपने गृह मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन ये खेल चलने वाला नहीं था। जनता ने सरेआम ये ऐलान किया कि केपी ओली तुरंत इस्तीफा दें। पहले तो ओली खुद की सत्ता को बचाने के लिए आतुर थे, लेकिन जब वो जान गए कि पूरा देश ही नहीं बल्कि वो भी जल जाएंगे तो तुरंत इस्तीफा दे दिया और गुप्त जगह पर भाग गए। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि एक हेलीकॉप्टर की मदद से वो कहीं गुप्त स्थान पर चले गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी चर्चा है कि वो दुबई भाग चुके हैं। हालांकि केपी ओली के इस्तीफे और गुप्त जगह पर जाने के बाद भी नेपाल में हिंसा कम नहीं हो रही। भारत समेत सभी पड़ोसी देशों ने अपने देश के लोगों को ये अपील की है कि वो नेपाल ना जाएं। इंडिगो और तमाम फ्लाइट सर्विसेज ने भी नेपाल में अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। आज भी सड़कों पर भारी तनाव देखने को मिल रहा है। सेना ने नेपाल के युवाओं से अपील की है कि वो अपने हथियार डाल दें। आपको बता दें कि कुछ ऐसे ही हाल दिखाई दिया जैसे कि कुछ महीने पहले बांग्लादेश में युवा सड़कों पर उतर आए थे। वहां भी अपने हक की लड़ाई थी और यहाँ भी दोनों जगहों पर युवाओं ने दिखाया कि अगर उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई तो वो चुप नहीं रहेंगे। नेपाल का जेनजी बांग्लादेश के बाद आजादी के मतवालों का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। ये युवा हमें बता रहे हैं कि चाहे कितनी भी सख्ती कर लो, चाहे कितने भी बैन लगा दो, जनता की आवाज को कोई नहीं रोक सकता। और नेपाल की इस घटना ने यह साफ कर दिया कि अगर आप जनता को चुप कराने की कोशिश करेंगे तो वो और जोर से चिल्लाएगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें कि साफ तौर पर यह बताया गया और दिखाया गया कि 16 लोगों की मौत वाली घटना में गलती जनता की नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की थी। पुलिस प्रशासन ने पहले जानबूझकर इन सब पर कार्रवाई शुरू करी। हालांकि प्रधानमंत्री केपी ओली का इस्तीफा आ चुका है। वो जनता के बढ़ते आक्रोश की वजह से देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में साफ है कि जनता की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। दूसरा, सरकारों को चाहिए कि वो अपनी नीतियों को जनता के साथ मिलकर बनाए, ना कि उन पर उसको थोप दे। और तीसरा, हिंसा कभी जवाब नहीं होती, ना प्रदर्शनकारियों की ओर से ना ही पुलिस की ओर से। 16 जिंदगियां चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नेपाल के युवा हमें बता रहे हैं कि अपनी आजादी के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन शांति से, क्योंकि हिंसा सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, बदलाव नहीं लाती। ऐसे में साफ है कि युवाओं की ताकत के आगे सरकारों की बोगसबाजी नहीं चलने वाली। बांग्लादेश के बाद नेपाल के युवाओं ने दिखा दिया कि वो आजादी और गलत नीतियों का विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी बात रखेंगे। आपको क्या लगता है कि नेपाल के युवाओं ने ठीक काम किया है या नहीं? क्या ओली सरकार को जनता के हक में फैसले नहीं लेने चाहिए थे? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।